हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स टू सेमेस्टर 4 का जो कोर पेपर है उसके पास्ट ईयर डिस्कस करने वाला हूँ। सो मेनली मैं 2025 का जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर था उसके सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन कर रखा है सो डैट की वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो और आप लोग कम से कम समय में सारे क्वेश्चंस को आप समझ पाओ। आपको कंसेप्ट आना चाहिए, जो भी आपका सिलेबस का पार्ट है वो आपको पहले से आना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कंसेप्ट पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। हाँ, लेकिन कौन सा क्वेश्चन किस कंसेप्ट को बिलोंग करता है, कौन से यूनिट को बिलोंग करता है, कौन से टॉपिक को बिलोंग करता है, ये जरूर मैं समझाऊंगा। उसकी क्या कंडीशंस वगैरह होती है ये जरूर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो जिनको भी थोड़ा सा भी आपने अगर सिलेबस पढ़ा है अच्छे तरीके से तो आपको आराम से ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन समझ में आने वाला है। ठीक है। चलिए, तो मैंने अच्छे तरीके से सॉल्यूशन बनाया, मतलब ऐसा बनाया कि जो आप पेपर में लिख के आओगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। मतलब कि एक्स्ट्रा आपको कुछ ऐड ऑन नहीं करना है, और कहीं करना भी होगा तो मैं आपको समझा दूंगा कि क्या करना है। ठीक है। चलिए, तो ये 2025 का पीवाईक्यू है जिसके अंदर हमें टोटल 7 क्वेश्चंस गिवन थे। हर एक क्वेश्चन का वेटेज था 80 मार्क्स, 18 बेसिकली, और टोटल 90 मार्क्स का पेपर है। तो कहने का मतलब आपको इस 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चंस करने थे, मतलब एक तरीके से 2 ऑप्शनल क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल था। बट जरूरी नहीं कि आपके पास इस साल जो पेपर आपका होगा उसमें भी सेम पैटर्न फॉलो हो, क्योंकि पैटर्न और क्वेश्चंस का जो तरीका होता है वो पूछने का वो ड्यू हर बार चेंज करता है, कुछ ना कुछ चेंज कर रहा होता है। तो ये बेसिकली 2025 का पैटर्न था कि 7 क्वेश्चंस गिवन थे। हर एक क्वेश्चन का वेटेज 18 मार्क्स था, और आपको 90 मार्क्स स्कोर करने हैं तो कम से कम 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाके 18 इंटू में 5 90 होगा। ठीक है। चलिए, सो इसमें कोई सेक्शन तो था नहीं, नॉर्मली सीधे क्वेश्चन था, तो मैंने यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है एज वेल एज क्वेश्चन का जो वेटेज है मार्क्स है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। ये 18 मार्क्स में पूछा गया था और सबसे इजी और सिंपल क्वेश्चन है। वो कहाँ से क्या पूछा गया है? बोला गया है कि कंसीडर अ मोनोपोलिस्ट हु हैज अ लीनियर डिमांड कर्व ऑफ द फर्म। ओके, ऑफ द फर्म यहाँ पे होना चाहिए, आई थिंक फॉर्म है, तो माइट भी क्वेश्चन पेपर में भी यही लिखा हो, जिसमें कि आपके पास एक डिमांड फंक्शन गिवन है, डिमांड करती क्वेश्चन गिवन है क्यू इन टर्म्स ऑफ पी। इसके बाद बोला कॉस्ट फंक्शन गिवन है आपके पास इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, और कुछ चीजें आपसे पूछी गई है। तो साफ साफ दिख रहा है अगर मोनोपोलिस्ट से क्वेश्चन है तो इसमें ये आपका यूनिट नंबर 1 से पूछा गया है। तो यूनिट नंबर 1 से सीधा एक 18 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो पहले पार्ट में बोला कि व्हाट इज हिज आउटपुट एंड टोटल प्रॉफिट व्हेन ही चार्ज सिंगल प्राइस। सिंगल प्राइस मतलब जब वो मोनोपोली की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है। उसके बाद मोनोपोली तो है, मतलब सबसे सिंगल प्राइस नॉर्मली चार्ज करेगा। इसके बाद बोला कि कैलकुलेट द डेरिवेट लॉस व्हेन द मोनोपोली चार्जेस द सिंगल प्राइसेस। ओके, डेरिवेट लॉस आपको निकालना है, तो डेरिवेट लॉस निकालने के सबसे पहले आपको जो एफिशिएंट आउटपुट होता है, मतलब जब हम लोग बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन में जो निकाल रहे होते हैं तो वो आउटपुट निकालकर तब जाके आप डेरिवेट लॉस निकाल सकते हो, आपने पढ़ा हुआ कंसेप्ट में। इसके बाद सी पार्ट में बोला कि इफ द मोनोपोलिस्ट परफेक्टली डिस्क्रिमिनेट द प्राइस, मतलब फर्स्ट डिग्री प्राइस की बात कर रहा है यहाँ पे, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। देन हाउ मच आउटपुट विल ही प्रोड्यूस एंड हाउ मच प्रॉफिट विल ही अर्न। और उसके बाद डी पार्ट में बोला आपको कि व्हाट इज द डेरिवेट लॉस अंडर द परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और व्हाई, आपको ऐसा पूछा है। ठीक है। चलिए, तो देखा जाए तो सारे ही क्वेश्चन सिंपल है और आराम से डुएबल भी है, बट देखो कि मैंने किस तरीके से वो सॉल्व किया है। हमारे पास डिमांड फंक्शन गिवन है, कॉस्ट फंक्शन गिवन है। पहले पार्ट में बोला कि अगर आप मोनोपोली हो, सिंगल प्राइस चार्ज करते हो, तो आप किस तरीके से अपना आउटपुट निकालोगे। आप सभी को पता है इकोनॉमिक कंडीशन में लोग एम आर इक्वल टू एमसी को यूज करते हैं इस पर्टिकुलर केस में। तो मैंने यही बोला है सिंगल प्राइस मोनोपोलिस्ट इकोनॉमिक कंडीशन क्या होता है, एम आर इक्वल टू एमसी। तो सबसे पहले हम लोग को एम आर निकालना पड़ेगा, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। और मार्जिनल रेवेन्यू के लिए पहले हमको क्या चाहिए, टी आर, टोटल रेवेन्यू चाहिए। और टोटल रेवेन्यू मतलब क्या होता है कि जितना आपने सामान बेचा है और सामान का प्राइस, तो पी इंटू में आउटपुट, दिस इज योर टोटल रेवेन्यू। तो मैंने टोटल रेवेन्यू को इन टर्म्स ऑफ क्यू निकाला है, मतलब इन टर्म्स ऑफ आउटपुट निकाला है। तो मैंने क्या किया, पी को, मतलब जो मेरे पास यहाँ पे गिवन था क्यू इक्वल टू 1000 माइनस में 10 पी, ये क्यू इन टर्म्स ऑफ पी था, मैंने इसको पी इन टर्म्स ऑफ क्यू निकाला है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मतलब, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू 100 माइनस में 10/100 बाई क्यू, तो बेसिकली 0.1 इंटू में क्यू, ऐसा आप समझ सकते हो। तो पी की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा पी, और यहाँ पे मेरे पास क्यू है। तो टोटल रेवेन्यू मेरे पास ये आ गया 1000 क्यू माइनस, सॉरी 100 क्यू माइनस में 0.1 क्यू स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यही मिलेगा। ठीक है। चलिए, अब जब हम लोग टोटल रेवेन्यू को विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट डिफरेंशिएट करेंगे तब जाके मेरे पास मार्जिनल रेवेन्यू आएगा, मतलब चेंज इन रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन आउटपुट, जो बेसिकली मार्जिनल रेवेन्यू बताता है। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ये एम आर आ चुका है। अब मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट फंक्शन हमारे पास गिवन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। इसके बाद आप इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज करोगे, एम आर इक्वल टू एम सी सॉल्व करोगे तो आपके पास आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज योर ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन मोनोपोलिस्ट चार्ज सिंगल प्राइस। ठीक है। तो क्यू इक्वल टू आपके पास ये आ चुका है।
अब इस क्यू की वैल्यू को आप डिमांड फंक्शन पे जब पुट करते यहाँ पे, तो आपके पास प्राइस आ जाता, तो आपके पास यहाँ पे देखो पी की वैल्यू भी आ चुका है। तो दिस क्यू इक्वल मतलब 333.33 इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट, और 66.67 इज द वैल्यू ऑफ प्राइस। अब इस पे प्रॉफिट कितना होगा? तो प्रॉफिट आप सभी को पता है, टोटल रेवेन्यू माइनस में टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू मेरा क्या था देखा जाए तो, ठीक है मैंने सीधा लिख दिया, टोटल रेवेन्यू क्या होगा, पी इंटू में क्यू, ये रहा पी, ये रहा क्यू। आप या तो ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर जो भी आपके पास क्यू की वैल्यू आई है उसको यहाँ पे आप पुट करोगे, तब भी आपके पास टी आर की वैल्यू आ जाएगी सेम। तो मैंने मतलब डायरेक्टली वो यूज करना करते हुए कंसेप्ट यूज किया कि ये मेरे पास प्राइस है, इतना मैं आउटपुट बेचूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। फिर जो मेरे पास पोस्ट फंक्शन था, उस पोस्ट फंक्शन में क्यू की जगह पे क्यू की वैल्यू मैंने पुट किया, और इसको यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक कर दिया, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ चुका है। आप टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट जब माइनस कर दोगे, तो जो भी आपके पास बचेगा दैट इज योर प्रॉफिट। तो दिस इज दी बेसिकली क्वेश्चन नंबर वन का पहला पार्ट, ए पार्ट, जहाँ पे जब मोनोपोलिस्ट सिंगल प्राइस चार्ज कर रहा है, तो ऑन दैट टाइम उसको क्या एक तरीके से प्रॉफिट हो रहा है, कितना आउटपुट बनाएगा, कितना प्राइस होगा, ये आपका निकल चुका है। अब बी पार्ट में बोला था आपको कि डेडवेट लॉस चेक करो अंडर द मोनोपोली। तो आपने क्या किया, डेडवेट लॉस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको कंपिटिटिव आउटपुट निकालना पड़ेगा, मतलब एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है, और उसके लिए हम लोग को प्राइस इक्वल टू एमसी ये वाला कंडीशन यूज करना पड़ेगा। तो मैंने पी इक्वल टू एमसी को यूज करके जो एफिशिएंट लेवल, जो कंपिटिटिव लेवल ऑफ आउटपुट होता है वो मैंने निकाल लिया, कि मतलब अगर मान लेते परफेक्ट कंपटीशन की तरीके से काम होता, एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट निकालते, तो ये इतना ऑप्टिमल आउटपुट निकलता, मतलब कि 500 निकलता। तो आप जाके फॉर्मूला आप सभी को पता है कि आप लोग क्या करते हो, ये वाला फॉर्मूला लगाते हो डेरिवेटिव लॉस के लिए, 1/2 इंटू में प्राइस ऑफ मोनोपोली माइनस में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली, और क्वांटिटी इन क्रॉसपॉन्ड कॉम्पिटिटिव मार्केट, और क्वांटिटी इन क्रॉसपॉन्ड मोनोपोली मार्केट, इन दोनों का डिफरेंस। इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। तो ये डेरिवेटिव लॉस का फॉर्मूला आप लोगों को आपके क्लास में कराया गया होगा, जो मेरे से पढ़े हैं उनको मैंने कराया ही है, आपने अगर कॉलेज में पढ़ा था आपके प्रोफेसर ने भी कराया होगा। मतलब अगर आपको याद हो, अच्छा इस क्वेश्चन में डायग्राम बना सकते हैं, यस बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। डायग्राम जैसे कि नॉर्मली डायग्राम पूछा नहीं गया है, तो मैं डायग्राम मैंने नहीं बनाया। आपका मेन काम क्या होता है पेपर में, कि आपसे जितना पूछा गया एटलीस्ट पहले उतना तो आप आंसर कर दो। ऐसा ना करो कि किसी पर्टिकुलर डायग्राम को बनाने के चक्कर में इतना टाइम आप ले लो कि मतलब दूसरा क्वेश्चन फिर ना बने, या कोई क्वेश्चन छूट जाए। लास्ट में टाइम बचेगा तो आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। नॉर्मली डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये आउटपुट रहता है, ये कॉस्ट एंड रेवेन्यू होता है आपके पास, एक डिमांड ग्राफ ड्रॉ करते, एक आपके पास एमसी आप ड्रॉ करते, इसके बाद एक एमआर ड्रॉ करते। तो जहां पे एमआर एमसी इक्वेट होता है, वहां से आपके पास मार्जिनल, मतलब वहां से आपके पास ऊपर वाला आउटपुट आ जाता है। मतलब नॉर्मली मैं पहले ड्रॉ करता हूँ, देखो मान लेते हैं मेरे पास एक डिमांड फंक्शन है, कहाँ गया, देखो डिमांड फंक्शन मेरे पास एक लीनियर है, तो लीनियर डिमांड फंक्शन तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डायग्राम बनेगा, और मार्जिनल कॉस्ट जो मेरे पास आया है वो भी लीनियर ही आया है। सो मार्जिनल कॉस्ट का भी डायग्राम जो बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। तो मैंने कुछ इस तरीके से बोला कि ये रहा डिमांड कर्व, और लेटर सपोज 0.1 से स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से ये रहा मेरे पास एमसी। और एमआर की बात करें, तो जब आप एमआर का डायग्राम देखोगे, सो एमआर कहाँ गया आपका, ये रहा एमआर। देखो एमआर भी एक लीनियर फंक्शन ही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेकिन ये आपके क्या कहते हैं डिमांड फंक्शन से ट्वाइस रेट से कम होगा। ये नॉर्मल कंसेप्ट भी होता है, बाकी आप जब चेक करोगे तो ध्यान से यही वाला कंसेप्ट, पी इन टर्म्स ऑफ क्यू निकालते हैं ना, तो यहाँ से देख लो आप। आपके पास पी क्या था, पी इन टर्म्स ऑफ क्यू जो डिमांड फंक्शन था वो था 100 माइनस में 0.1 क्यू, और जो मार्जिनल रेवेन्यू आया वो 100 माइनस में 0.2 क्यू, मतलब कि ये ट्वाइस रेट से फॉल करेगा। ये बेसिक कंसेप्ट भी है। तो कुछ इस तरीके से आपका आता एम आर, क्लियर। अब ये एम आर एम सी से जब आप इक्वेट करते तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, यहाँ से आपके पास आता मोनोपोली वाला क्वांटिटी, जो कि आई थिंक 333.33 था। इस वाले क्वांटिटी को जब आप डिमांड फंक्शन पे लेके जाते हो, तो आपके पास यहाँ से प्राइस आता, जो कि 67 पॉइंट जो भी था, आई थिंक आप अभी चेक कर लेते, ये आपका डिमांड कर पे ले जाते हो, तो आपके पास प्राइस आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको बोला कि आप ऐसा करो, क्या कहते हैं बेसिकली डेडवेट लॉस निकालो। तो डेडवेट लॉस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइस इक्वल टू एमसी को इक्वेट करते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में यही है प्राइस लाइन भी, और ये एमसी, तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तो मेरे पास ये वाला आउटपुट बनता, मतलब यहाँ पे आता इक्विलिब्रियम, यहाँ से मेरे पास ये आउटपुट बनता क्यूसी। तो देखा जाए तो ये वाला जो ट्रायंगल है, जिसको मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ यहाँ पे, अब जिसको मैं ब्लैक कलर से भी दिखा रहा हूँ, ये आपका डेरिवेट लॉस बनता। ये एक ट्रायंगल बन रहा था, और इस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता, तो ये पहले तो ये डिफरेंस, मतलब इसका हाइट होता ये क्यू सी माइनस में क्यू एम, वही लिखा गया है। इसके बाद इसका जो ये वाला टर्म बेस बनता, बेस क्या बनता, तो आपके पास बेस बनता जो प्राइस आपके पास मोनोपोली वाला आया है, और जो प्राइस आपके पास नॉर्मली आता किसका, एक तरीके से मतलब प्राइस
सॉरी, ये इस पर्टिकुलर आउटपुट पे जो एमसीएम आता, मतलब कि मोनोपोली वाला आउटपुट पे जो एमसीएम आता, इन दोनों का डिफरेंस आपके पास आता बेस, और 1/2 इंटू में बेस इंटू माइट, यही तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग किसी भी ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए। तो ये फिर दिया गया है, मतलब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने ड्रॉ नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था, बट आपके पास पेपर में टाइम होगा तो अच्छे से आप ड्रॉ कर लेना। मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको अब थोड़ा सा समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला कैसे यूज किया गया है। फॉर्मूला पे सारी वैल्यूज आपको पुट करना है। जैसे ही आप पुट करोगे तो आपके पास डेड वेट लॉस आ जाएगा, तो मतलब कुछ इतना डेड वेट लॉस क्रिएट हो रहा है अंडर मोनोपोली। बी पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास सी पार्ट में बोला गया था कि परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है, मतलब फर्स्ट डिग्री होता है, तो बताओ कि कैसे क्या निकलेगा प्रॉफिट वगैरह। तो अगर आपको याद हो तो जब फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम लोग करते हैं तो वहां पे सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालते हैं, प्राइस इक्वल टू एमसी करके। तो मेरे पास एक आउटपुट आता है, मतलब वो आउटपुट जिसपे बेसिकली हम लोग अपना रेवेन्यू वगैरह कैलकुलेट कर सके। और टोटल रेवेन्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी मेरे पास डिमांड कर्व होता है उन सबको इक्वेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं बेसिकली। क्यों? क्योंकि मैं पूरे जितने भी कंज्यूमर सरप्लस होगा, मतलब हमारी इकोनॉमी में कंज्यूमर जितना भी कंज्यूमर सरप्लस होगा, उन सबको मैं अपने रेवेन्यू में खींच लूंगा। यही कंसेप्ट होता है आपके पास फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। जिस उन्होंने भी पढ़ा है उसको अच्छे से ये आना चाहिए। तो हम लोग क्या कहते हैं, पीआर क्या निकलता है, जीरो, मतलब कि लोअर लिमिट जो जीरो जीरो आउटपुट से लेकर जो भी ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट यहाँ पे 500 है। मतलब कि फर्स्ट डिग्री के अंदर में ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हम लोग प्राइस इक्वल टू एमसी वाला कंडीशन यूज करते हैं। इसके बाद जो भी हमारे पास ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट आया है उससे फिर टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं कुछ इस तरीके से, जीरो लोअर लिमिट, जीरो अपर लिमिट, ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। और हम अपने डिमांड कर्व को इंटीग्रेट कर लेते हैं। जैसे ही आप डिमांड कर्व को इंटीग्रेट करोगे, मतलब देखो यहाँ से, ये था आपके पास डिमांड कर्व पी इन टर्म्स ऑफ क्यू के फॉर्म में, इसको आप इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट करने के बाद मतलब 100 का इंटीग्रेशन होगा, 100 क्यू मतलब कॉन्स्टेंट का होता है वेरिएबल के कॉरस्पॉन्ड में। और 0.1 क्यू का होगा क्यू स्क्वायर बाय 2। अपर लिमिट है 500, लोअर लिमिट है 0। आप जब अपर लिमिट पुट कर दोगे, लोअर लिमिट पुट कर दोगे, तो आपके पास सॉल्व होके कुछ इस तरीके से आएगा। तो 37,500 आपके पास टोटल रेवेन्यू आया। अब उसके बाद टोटल कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट फंक्शन तो आपके क्वेश्चन में पहले से गिवन था। तो आप कॉस्ट निकालोगे एट क्यू स्टार, मतलब जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट निकला है, मतलब 500 जो निकला है, तो आपके पास ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा। आप टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में डिफरेंस, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर मान लेते हैं परफेक्ट प्राइस डिग्री का कंसेप्ट यहाँ पे होता है, मतलब फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट आप यूज करते हो, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो इतना होगा। कहता है इस केस में डेरिवेट लॉस, डी पार्ट होता है डेरिवेट लॉस क्या होगा। तो यहाँ पे जब भी हम लोग फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यूज करते हैं तो डेड वेट लॉस हमारा जीरो होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने ऑलरेडी ऑप्टिमम आउटपुट निकाल लिया है। जो परफेक्ट कंपटीशन में आउटपुट निकलता है प्राइस इक्वल टू एमसी करके, वही कंडीशन तो आपने यहाँ पे भी यूज किया था आउटपुट निकालने के लिए। ये देखो प्राइस इक्वल टू एमसी, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, डेड वेट लॉस आपका जीरो होगा अंडर परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। The monopolist produces the social optimum level of output Q equal to 500 where price exactly equal to the marginal cost of production। क्लियर है? ये आपका पता क्या था, 18 मार्क्स में था। आप लोग खुद सोचो, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट से लेकर 6 मिनट लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आपको 18 मार्क्स आराम से आएंगे। किसी को कोई भी डाउट हो कहीं पे भी तो प्लीज मेरे से पूछ ले। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि यूनिट नंबर 1 के क्रॉसपॉन्ड में पूछा गया था, 18 मार्क्स का। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये ए पार्ट है, इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में दो पार्ट्स गिवन होंगे। तो जो पहला पार्ट है वो 12 मार्क्स में पूछा गया है। देखते हैं ये क्या है। तो अ मोनोपोलिस्ट, तो अगेन मोनोपोलिस्ट आ गया, मतलब ये भी यूनिट नंबर 1 के क्रॉसपॉन्ड में ही पूछा गया है। देखते हैं क्या है। कहता अ मोनोपोलिस्ट सर्व टू कंज्यूमर हुज डिमांड फंक्शन दिस, दो कंज्यूमर है जिसका डिमांड फंक्शन आपको Q1 एंड Q2 इसके क्रॉसपॉन्ड में गिवन है। ठीक है। इसके बाद बोला था मोनोपोलिस्ट ACMC इक्वल टू 2, मतलब कि एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब क्या आपस में 2 के बराबर है। आपको बोला पहले पार्ट में, इसी क्वेश्चन के अंदर में, कि बताओ व्हाट इज दी ओई टैरिफ इन दिस केस। अच्छा, ओई टैरिफ मतलब ये सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। सेकेंड डिग्री मतलब 2 पार्ट टैरिफ में आपने पढ़ा होगा जो कंसेप्ट, एक था ओई टैरिफ, एक था ऑप्टिमल टैरिफ। आई थिंक वही पूछा गया यहाँ पे। पहले पार्ट में तो बोला आपको कि ओई टैरिफ क्या होगा वो बताओ, और उस केस में क्या प्रॉफिट वगैरह होगा वो बता दो। और दूसरे पार्ट में बोला कि व्हाट इज द ऑप्टिमल 2 पार्ट टैरिफ, और ऑप्टिमल 2 पार्ट टैरिफ अगर आप यूज करते हो तो क्या होगा, हाउ मच प्रॉफिट डज द मोनोपोलिस्ट अर्न। और उसके बाद आप इसको ओई टैरिफ से कंपेयर करो। तो नॉर्मली सेकंड प्राइस डिग्री में जो आपने पढ़ा होगा, सेकंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाले में, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली, तो उसके अंदर में जो आपने दो कंसेप्ट पढ़ा होगा, एक तो ओई टैरिफ और एक पढ़ा होगा आपने क्या कहते हैं उसको, ऑप्टिमल 2 पार्ट टैरिफ। उन्हीं दोनों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है। चलिए, तो इसका पहला पार्ट करते हैं। नॉर्मली देखो पहले क्या बोला गया,
जैसे अगर आपने पढ़ा है कंसेप्ट, ये पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या यूज किया गया है। बोला द ओई टैरिफ इज अ स्पेसिफिक टू पार्ट टैरिफ स्ट्रेटेजी वेयर द मोनोपोली सेट्स द पर यूनिट प्राइस इक्वल टू एमसी। ठीक है, उसके बाद बोला गया एंड सेट्स द एंट्री फी टी, एक एंट्री फी भी चार्ज करता है, इक्वल टू द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस ऑफ द स्मॉलेस्ट कंज्यूमर। कंज्यूमर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप में है, मान लेते दो अलग अलग कंज्यूमर थे, उनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट कंज्यूमर होगा, मतलब जो लिस्ट विलिंग टू बाय होगा, उसका एंटायर कंज्यूमर सरप्लस को एज अ एंट्री फी की तरह वो क्या करेगा, सेट कर देगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब प्राइस चार्ज करेगा किसके बराबर, एमसी के बराबर। और एमसी हमारे क्वेश्चन में गिवन था कितना, 2। तो ये तो समझ में आ गया कि प्राइस जो होगा एमसी के बराबर होगा वो 2 होगा। ठीक है, अब जैसे प्राइस मेरे पास आ गया, तो मैं इस प्राइस की वैल्यू को पुट करके Q1 एंड Q2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जिससे ये पता चल जाएगा कि कौन सा कंज्यूमर कितना डिमांड करना चाहता है। तो Q1 मेरे पास निकला 10, Q2 निकला मेरे पास 8। तो कहने का मतलब जो स्मॉलेस्ट कंज्यूमर है वो कौन है, Q2, सेकेंड वाला कंज्यूमर है, यही है लिस्ट विलिंग टू बायर। अब इस स्मॉलेस्ट कंज्यूमर का जो पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस होगा, वही मेरे लिए क्या होगा, एंट्री फी होगा। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया, आप भी चाहो तो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, और बिना डायग्राम ड्रॉ किए भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, बट डायग्राम ड्रॉ कर दोगे जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में ना, तो जो एरर होते हैं, एरर होने के चांस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली ऐसा नहीं कोई फॉर्मूला आपने पुट कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मतलब सोच समझ कर आपको फॉर्मूला सेटअप करना होता है। ठीक है, चलिए, तो ध्यान से देखते हैं। मैंने बोला कि एक कंज्यूमर था, कौन सा कंज्यूमर, ये वाला, Q1 इक्वल टू 12 माइनस P1। यहाँ पे जब P1 को जीरो पुट करोगे तो Q की वैल्यू 12 आएगा, और Q को जीरो पुट करोगे तो P की वैल्यू 12 आएगा। तो इट मीन्स 12 12 को लेकर एक डायग्राम ड्रॉ किया गया, दिस इज द कंज्यूमर वन का डिमांड का। सिमिलरली एक कंज्यूमर मेरे पास 2 था, जहां पे आप P के प्लेस पे जीरो पुट करोगे तो Q2 की वैल्यू तो 12 आएगी, बट Q2 के प्लेस पे जीरो पुट करोगे तो P की वैल्यू 6 आएगी। तो 6 और 12 के साथ एक और डाउनवर्ड लाइन ड्रॉ किया गया, जो कि कंज्यूमर 2 का डिमांड कर्व है, और साफ साफ पता चल गया था कंज्यूमर 2 ही लिस्ट विलिंग टू बाय है। ठीक है, इसके बाद प्राइस इक्वल टू एमसी, ये मैंने हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। प्राइस इक्वल टू मतलब एमसी मतलब 2, मतलब एक नंबर लिया 2 जो कि प्राइस लाइन है, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया। अच्छा, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन वाला जो एरिया होता है वो होता है कंज्यूमर सरप्लस। यहाँ पे लिस्ट विलिंग टू बाय कौन है, कंज्यूमर 2। तो कंज्यूमर 2 का डिमांड कर्व से नीचे और प्राइस लाइन से ऊपर का जो एरिया है, दिस इज कंज्यूमर सरप्लस ऑफ कंज्यूमर 2। और ये जो एरिया की वैल्यू जो भी आएगी, इसी को हम लोग लिख देंगे क्या, एंट्री फी। तो हम लोगों ने क्या किया, कंज्यूमर 2 का निकाला है कंज्यूमर सरप्लस। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, क्लियर है, जिसका कि आपको हाइट होगा 6 - 2, और ये ब्रेथ होगा 0 8, मतलब हाइट है 4 का, ये है 8 का। तो बेसिकली इसी को सॉल्व करते हैं। तो 6 - 2 8, और ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, इस तरीके से क्या आएगा, कंज्यूमर सरप्लस आएगा। और जो कंज्यूमर सरप्लस होगा वही होगा क्या, एंट्री फी। तो जो एंट्री फी होगा बेसिकली वहां पे वो सेट किया जाएगा 16 रुपीज, ये सभी के लिए होगा। और उसके बाद जैसे ही एंटर हो जाएंगे अंदर मार्केट में, तब जाके जो भी मतलब आपने पढ़ा होगा, मतलब मेला या बेसिकली कोई पार्क हो रहा है क्रॉस पॉइंट में, झूला हुआ है क्रॉस पॉइंट में, अंदर में फिर जो भी चीजें, उन वो सभी कंज्यूमर के लिए फिर बराबर प्राइस पे रहेगा, वह सभी के लिए सेम प्राइस रहेगा। ओनली एंट्री फी सेट किया जाता है बेसिकली जो लिस्ट विलिंग टू बायर है उसके अकॉर्डिंग। जैसे आपने एंट्री फी सेट कर दिया, तो आप जाके प्रॉफिट देखो क्या निकाला गया है। मतलब कि ओए टैरिफ के क्रॉस पॉइंट कैसे प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले तो जो कंज्यूमर आएंगे वो जो एंट्री फी देगा वो एक आपका रेवेन्यू है। तो यहाँ पे दो कंज्यूमर है तो 2 × 80, मतलब दोनों ही कंज्यूमर 16 16 का एंट्री फी देगा, तो ये एक तरीके से रेवेन्यू है। उसके बाद दोनों कंज्यूमर जितना भी सामान का डिमांड करेगा और उस सामान का जो प्राइस है, ये टोटल रेवेन्यू, ये भी आपका रेवेन्यू है। और उसके बाद जो सामान में दोनों कंज्यूमर जो सामान का डिमांड करेगा उस पे पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट जो लग रहा है, इसको यूज करोगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो इतना पार्ट हो गया टोटल रेवेन्यू, और ये पार्ट हो गया टोटल कॉस्ट। आप इसको चीज सॉल्व करोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। ये प्रॉफिट कब आया है, जब आपने ओआई टैरिफ का कंसेप्ट यूज किया है। और ये वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये आपने पढ़ा होगा, जो जिन्होंने मेरे से पढ़ा है तो मैंने डेफिनेटली ये समझाया है। और जो बच्चे अपने कॉलेज में पढ़े हैं तो आपने भी ये चीज जरूर पढ़ा होगा, अच्छे तरीके से आपको आता होगा ये। ठीक है, तो दिस इज योर ओआई पार्ट टैरिफ। ठीक है, चलिए, तो पहला पार्ट में तो यही पूछा गया था कि ओआई टैरिफ से क्या होगा, प्रॉफिट एंड वो समझाओ। अब दूसरे पार्ट में बोला था कि अगर इसी को ऑप्टिमल पार्ट टैरिफ में करेंगे तो क्या होगा। तो ऑप्टिमल पार्ट टैरिफ में क्या होता था, पहले कंसेप्ट पहले रिकॉल करो। वहां पे आप प्राइस को एमसी के बराबर चार्ज नहीं करते थे, वहां पे जो मोनोपोलिस्ट था वो ट्राई करता था प्राइस को
एबव द मार्जिनल कॉस्ट चार्ज करने का, सो दैट कि वो थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर सके। तो यहाँ पे वही लिखा गया, द ऑप्टिमल टू पार्ट टैरिफ फॉर अ नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट इन्वॉल्व रेजिंग द पर यूनिट प्राइस पी अबव द एमसी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ये जो टू इक्वल टू एमसी था, जिसको पहले हम प्राइस बोलते थे, आज इसको प्राइस ना बोल के हम प्राइस को थोड़ा सा एमसी से ऊपर रखेंगे। क्लियर है? आप प्राइस को मैंने जैसे थोड़ा सा ऊपर एमसी से रखा, तो आप मेरे पास अगेन मतलब जो लिस्ट विलिंग टू बाय है वो कंज्यूमर टू ही है, तो कंज्यूमर टू का जो कंज्यूमर सरप्लस होगा वही मेरा क्या बन जाएगा, एंट्री फी बन जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग नॉर्मली निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोगों ने एंट्री फी निकाला है, तो आज प्राइस क्या होगा वो पता नहीं है, मैंने सेट किया कि प्राइस होगा पी, इस तरीके से। इससे पहले हम प्राइस को एमसी के बराबर रखते थे, तो प्राइस की वैल्यू मेरे को पता था क्या, टू। तो डायरेक्टली हम लोगों ने यहाँ पे 6 - 2 करके ये एरिया 4 निकाल लिया था कंज्यूमर सरप्लस को कैलकुलेट करते टाइम। बट यहाँ पे मेरे पास ये पी की वैल्यू क्या होगी ये पता नहीं, यही मेरे को निकालना है। तो पी की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ये रहा मेरा बेस 6 - पी, और ये रहा मेरे पास हाइट। हाइट क्या आएगा यहाँ पे, ये बेसिकली ये क्या है, Q2 है ना, Q2, और Q2 की वैल्यू क्या थी, 12 - P 2P। समझ रहे हो? तो ये मेरे पास Q2 आ गया। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके पास ये वाला प्राइस को पुट करके, मतलब प्राइस पी, बेसिकली ये डिमांड फंक्शन है, ध्यान से देखो, कंज्यूमर टू का डिमांड फंक्शन है। यहाँ पे P2 की जब जब पी पुट करोगे, तो जो भी ये वैल्यू आएगी वही तो आपका यहाँ पे यहाँ वाला वैल्यू होगा, ये वाला, ये वाला। तो दिस इज योर Q2। तो Q2 इज नथिंग बट 12 - 2P। आई होप आपको समझ में आ रहा, बेसिक चीजें है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 6 - P का होल स्क्वायर आ जाएगा, मतलब टू यहाँ से कॉमन ले लोगे ना, इसमें से बाहर, ऊपर का टू नीचे का टू बाहर कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6 - P, यहाँ पे बचेगा 6 - P, तो ये ओवरऑल 6 - P का स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज द एंट्री फी। अब जैसे एंट्री फी आपको पता चल गया, तो आप सेम फॉर्मूला यूज करो, प्रॉफिट बराबर टू इंटू में टी, मतलब दोनों कंज्यूमर जो एंट्री फी देगा वो एक रेवेन्यू है, 2 टाइम्स टी। इसके बाद दोनों कंज्यूमर जो Q1 Q2 का डिमांड करेगा, और जो प्राइस है, क्योंकि जैसे ही हम लोग अंदर चले जाते हैं एंट्री लेकर, जैसे अंदर जाते हैं फिर जाके सभी कंज्यूमर के लिए प्राइस सेम होता है सामान का, तो P इंटू में दिस, ये भी रेवेन्यू है। और इतने सामान को बनाने में जो कॉस्ट लगा हुआ ये कॉस्ट है। क्लियर है? तो अब मैंने क्या किया, टू की जगह पे टू, टी की जगह पे एंट्री फी डायरेक्टली फिर से मैंने लिख दिया अच्छे तरीके से, मतलब 1/2 6 - P Q2 करके। फिर जाके इस पी की जगह पे पी रहने दिया, इस Q1 Q2 की जगह पे Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू पुट कर दिया, अगेन Q1 Q2 की जगह पे Q1 और Q2 की वैल्यू पुट कर दिया डिमांड फंक्शन से, और एमसी की जगह पे टू पुट कर दिया। ठीक है? और सिंस अंदर का प्राइस सेम होता है, तो P1 P2 इज इक्वल टू पी मैंने डाल दिया, ये ले सकते हैं। इसके बाद जहां जहां पे ये P1 P2 था, वहां वहां पे मैंने पी कर दिया। पी करने के बाद मेरे पास एक प्रॉफिट फंक्शन सेट हुआ है इन टर्म्स ऑफ पी। अब मेरे को वही पी की वैल्यू निकालना है, सो दैट कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। तो अगर मेरे पास प्रॉफिट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पी है, तो मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू पी, तो मेरे पास पी की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे मेरे पास पी की वैल्यू 3 आई है, जो कि साफ साफ दिख रहा है कि मैंने एमसी से ज्यादा चार्ज कर लिया, P = 3, जो कि एमसी से ऊपर है। क्लियर? अब मेरे पास जैसे ही P = 3 आ गया, तो अब मैं इससे एंट्री फी, मतलब जो मेरे पास एंट्री फी का आया था 6 - P का स्क्वायर, वहां पे पी की वैल्यू पुट करूंगा, तो एंट्री फी आज मैं 9 लूंगा। जो डिमांड करेगा कंज्यूमर वन वो 9 करेगा, कंज्यूमर टू जो डिमांड करेगा वो 6 करेगा, और जो हमारे पास ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो 33 होगा। तो जैसे ही मैंने ऑप्टिमल पार्ट टैरिफ यूज किया, प्राइस को हल्का सा एमसी से ऊपर चार्ज किया, तो मेरे पास जो प्रॉफिट आया था वो 33 आया था। कहता है क्या डिफरेंस आया था ओई पार्ट टैरिफ से, तो ओई पार्ट टैरिफ में आपको प्रॉफिट आया था 32, और यहाँ आया 33, तो 1 रुपए का आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर लिया। दिस इज ऑल अबाउट दी क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, जो कि आपसे किससे कितने मार्क्स पूछा गया था, 12 मार्क्स से, जो कि इजीली वे में डुएबल था, कोई बड़ी आपको काम मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं। चलिए, तो आई थिंक ये भी किससे था, यूनिट नंबर 1 से। तो 18 + 12 टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 से दे दिया गया। अब आगे बढ़ते, सो आगे कहाँ जाएंगे हम लोग, ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। साफ साफ दिख रहा है ये जनरल इक्विलिब्रियम मतलब एक्सचेंज वाले टॉपिक से पूछा गया है, 6 मार्क्स का, मतलब यूनिट नंबर 2 से पूछा गया है। ठीक है? देखते हैं क्या बोला गया। कहता इन अ टू एजेंट टू कमोडिटी, मतलब 2x2 मॉडल है, लेट ए और बी हैज अ पॉजिटिव एंडोमेंट ऑफ एक्स एंड वाई। ए और बी के पास जो एंडोमेंट है गुड एक्स एंड गुड वाई का। ठीक है? बोला डिटरमाइन दी पेरिटो सेट, आपको पेरिटो सेट डिटरमाइन करना है। इफ देयर यूटिलिटी फंक्शन एंड एंडोमेंट्स आर गिवन दिस, अगर उसका यूटिलिटी फंक्शन और एंडोमेंट कुछ इस तरीके से गिवन है, आपको बस पेरिटो सेट बताना है। आपके एजवर्थ बॉक्स में कौन कौन से पॉइंट पे जो पेरिटो ऑप्टिमल पॉइंट आ सकता है,
एक्चुअली में क्या लेगा, आपको ऑप्टिमल वैल्यू बतानी नहीं है, पेरिटो सेट बताना है, मतलब वो सारे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिमल पॉइंट जिसको कि आप पेरिटो सेट कहोगे, ये आपको बेसिकली बताना है। और पेरिटो सेट क्या होता है, आपने पेरिटो ऑप्टिमल पॉइंट का डेफिनेशन आपको पढ़ा होगा कि वो पॉइंट जिस पॉइंट से हम आगे या पीछे नहीं हो सकते, मतलब वो ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से हम किसी भी एक एजेंट को बेटर ऑफ नहीं करा सकते विदाउट दूसरे को वर्स ऑफ किए। अगर मान लेते हैं मैंने बोला कि कोई एक पॉइंट पॉइंटो ऑप्टिमल पॉइंट है, और अगर इस पॉइंट से आगे पीछे या इस पॉइंट के अलावा कोई और जगह पे मैं किसी एक का यूटिलिटी को बढ़ा दूंगा विदाउट दूसरे को कम किए, तो ये वाला भी जो अपने मेरा पॉइंट था ना, वो पेरेटो ऑप्टिमल नहीं कहलाएगा। तो पेरेटो ऑप्टिमल पॉइंट कौन सा होता है, वो पॉइंट जहां पे आप किसी भी एक को या किसी मतलब एटलीस्ट वन को या एटलीस्ट वन से ज्यादा भी हो सकता है, किसी एक को या किसी एक से ज्यादा को आप क्या कर सकते हो, एक ज्यादा यूटिलिटी नहीं दे सकते हो विदाउट किसी और को कम किए। अगर ऐसा हो पा रहा है तो मतलब वो ऑप्टिमल पॉइंट नहीं हो पाएगा, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो वही आपका पेरेटो ऑप्टिमल पॉइंट होगा। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं बोला है, आपको डेफिनेशन या कंसेप्ट यूज करके आपको बताना है कि कौन कौन से पॉइंट को लेकर हम लोग एक पेरेटो सेट बता सकते हैं। क्लियर, चलिए तो आप देखते हैं पहले फंक्शन क्या है हमारे पास। कहता जो एजेंट ए है उसका मैक्सिमम फंक्शन गिवन है। क्लियर है, मैक्सिमम फंक्शन हमेशा मतलब एजेंट ए चाहेगा कि हमको कॉर्नर सॉल्यूशन मिले, या आपने सेमेस्टर 3 में पढ़ा होगा, ठीक है, जिसका कुछ इस तरीके से इन्वर्टेड एल शेप बनता था आईसी। या तो वो पूरा का पूरा वाई लेता था या तो पूरा का पूरा एक्स लेता था, डिपेंड करता था कि ये जो एक्स और वाई का जो कॉफिशियंट है और प्राइस रेशियो के क्रॉसपोंड में। तो ये जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तब उस टाइम पे आप सॉल्व करोगे, बट यहाँ पे मेरे को वैल्यू तो निकालनी नहीं है, हमें बस पेरेटो सेट बताना है। तो ये एक मैक्सिमम प्रीफरेंस है। इसके बाद जो एजेंट बी है उसका एक मिनिमम प्रीफरेंस दे रखा है, मतलब ये बेसिकली परफेक्ट कंप्लीमेंट वाला कंसेप्ट है। ठीक है। एंडोमेंट क्या दे रखा है, तो एजेंट ए के पास गुड एक्स है 4, गुड वाई है 4, एजेंट बी के पास गुड एक्स है 6, गुड वाई है 6। तो देखा जाए तो टोटल गुड एक्स हमारे इकोनॉमी में 10 है, एजेंट ए के पास जो एक्स है एजेंट बी के पास जो एक्स है दोनों को मिलाकर 10 है। और टोटल जो गुड वाई है वो भी इकोनॉमी में 10 है। तो एक तरीके से स्क्वायर बॉक्स का एजवर्थ बॉक्स बनेगा, तो मैंने वो बॉक्स बना दिया। आप चाहो तो ये बॉक्स आगे शो भी नहीं कर सकते, आप रफली बॉक्स बॉक्स बनाते और पेरेटो सेट ढूंढते और बस बताते कि कौन कौन सा पेरेटो सेट बन सकता है, बट आपने बॉक्स बना तो और भी बेटर और भी अच्छा रहेगा फिर, मतलब बॉक्स बनाना अच्छा रहेगा, मतलब तब जाके समझाने में भी आपको चीजें और भी मतलब जो एग्जामिनर चेक करेगा कोई पेपर उनको भी अच्छे से समझ में आएगा कि आपने क्या किया है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखते हैं। एक बात बताओ, हमें सबको पता है कि हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना तो नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं, जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा जो एजेंट है वो रिजिड है, मतलब किस एजेंट का प्रीफरेंस रिजिड है, जो कि वो बोलेगा मेरे को ये तो चाहिए ही चाहिए। तो साफ साफ दिख रहा है जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला है ना ये एक रिजिड बंदा है, ये हमेशा किंक लाइन पे अपना क्या लेगा, इक्विलिब्रियम लेगा, मतलब ये हमेशा बोलेगा मेरे को जो भी सामान दोगे ना एक्स बी और वाई बी के रेशियो में दे दो, किसी एक को बढ़ाओगे या किसी एक को कम करोगे ना तो उससे मेरे यूटिलिटी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सॉरी कम करोगे तो पड़ जाएगा बट बढ़ाओगे तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है, तो ये एक तरीके से रिजिड बंदा है। तो इसका याद करो, हमेशा आप इक्विलिब्रियम निकालने के लिए क्या करते थे, किंक लाइन लेके चलते थे। और किंक लाइन क्या होता था, ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई, मतलब यहाँ पे बेसिकली एक्स बी वाई बी है, तो एक्स बी इज इक्वल टू वाई बी, ये होगा किंक लाइन। पहली बात क्लियर है। मैक्सिमम वाला फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन वाला जो एजेंट है ये भी एक तरीके से मतलब कहता है कि मेरे को कॉर्नर सॉल्यूशन दो, लेकिन ये भी कहता है कि या तो पूरा का पूरा एक्स दे दो या तो पूरा का पूरा वाई दे दो। बट इसके लिए कोई कंडीशन नहीं निकलता, ये आप बस क्या करते हो कंपेयर करते हो एमआरएस में, नॉट एमआरएस सॉरी, ए बाय बी वाला वैल्यू एंड प्राइस रेशियो के बीच में कंपेयर करते हो। जब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो आप वही करते होंगे बेसिकली। तो माइट भी हो सकता है आप कुछ अलग तरीके से भी आपने सीखा हो सॉल्व करना, बट नॉर्मली तो मैं जिस तरीके से जानता हूँ और मैंने जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया है तो इस तरीके से जो एक्स एंड वाई का कॉफिशियंट है उसको हम लोग ए और बी बोलते हैं, तो ए बाय बी का जो रेशियो है और जो प्राइस रेशियो है इनको मैं आपस में कंपेयर कराता हूँ। ठीक है, तो ज्यादा इजी होता है। चलिए अब ध्यान से देखते हो, तो हमारा काम क्या है कि हमारा ये काम है कि ये चेक करना कि इसमें पेरिटो सेट क्या सब हो सकता है, मतलब वो कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं जिसको हम लोग पेरिटो सेट कहें। और पेरिटो सेट वो वाले पॉइंट होते हैं जिस पॉइंट से हम कहीं पे भी मूव करेंगे किसी एक को फायदा देने के लिए तो दूसरे को पक्का लॉस होना चाहिए, बिना लॉस का अगर फायदा आप दे पा रहे हो तो पुराना वाला पॉइंट आपका ऑप्टिमल पॉइंट नहीं था। तो सबसे पहले मैंने एक चीज लिखा कि जो आपका एजेंट बी है ना वो ऑलवेज चूज करेगा रेशियो एक्स बी बराबर वाई बी, ये इसका एक तरीके से रिजिड पना होता है। ठीक है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया एक्स बी बराबर वाई बी, जो कि कुछ इस तरीके से आपको लाइन दिख रहा हो। क्लियर है, ओके।
जिसको एज अ कॉन्ट्रैक्ट कर भी आप कहते हैं, अगर पूरा प्रॉपर सॉल्व क्वेश्चन करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर की तरह भी काम कर सकता है। अब आगे बोला गया, बोला अ पॉइंट इज अ पैरेटो एफिशिएंट इफ नो एलोकेशन कैन मैच वन एजेंट बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग द अदर वर्स ऑफ। वो पॉइंट को आप पैरेटो एफिशिएंट कहोगे जहां पे कोई भी दूसरा एलोकेशन किसी एक को बेटर नहीं कर सकता है विदाउट दूसरे को वर्स ऑफ किए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला कि सिंस एजेंट जो बी है वो इस लाइन पे हमेशा अपना पॉइंट चाहेगा, अपना इक्विलिब्रियम चाहेगा, तो मतलब एजेंट बी चाहेगा कि मैं इस पॉइंट पे लाई करूं ऑलवेज। ठीक है, जो एजेंट ए है वो एजेंट ए चाहता है कि हमको कॉर्नर सॉल्यूशन मिले, लेकिन मेरे को सॉल्यूशन अभी प्रोवाइड नहीं करना, मेरे को ये बताना है कि कौन से पॉइंट को हम पैरेटो सेट बोल सकते हैं। तो जब मैं इंडिफरेंस में दोनों ही पर बनाऊंगा तो एक बात एग्री करो, ये है मेरा एजेंट ए, तो एजेंट ए का जो इंडिफरेंस कब बनेगा वो इनवर्टिबल एल से बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ये है एजेंट ए का बेसिकली। और जो एजेंट बी है वो एजेंट बी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है मिनिमम वाला, तो उसका बनता था एल शेप। तो एल शेप जो बनेगा बेसिकली एजेंट इसका कुछ इस तरीके से बनेगा एल शेप, मान लेते हैं एजेंट ए का अगर एक्सिस ये रहता तो, बट ये एक्सिस उल्टा है, तो उल्टा है तो कुछ इस तरीके से बनेगा एल शेप उसका। तो देखा जाए तो जो डायरेक्शन है इंडिफरेंस कर्व का दोनों ही एजेंट का, मतलब इस तरीके से देखो, मैं एक रफ बना रहा हूं, ये मान लेते हैं 1 सेकेंड, को टर्न करें। चलिए, तो मान लेते हैं ये एक तरीके से आईसी है किसका, एजेंट बी का। ठीक है, दिस इज आईसी ऑफ एजेंट बी। क्लियर है, जिसकी जो प्रीफरेंस है, जिसकी जो यूटिलिटी है वो किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, इस वाले डायरेक्शन में, मतलब जैसे जैसे आगे की ओर आएगा आईसी एजेंट बी का यूटिलिटी बढ़ेगा। क्लियर, अब मैं बना रहा हूं क्या, तो इंडिफरेंस कर्व ऑफ एजेंट ए। तो मान लेते हैं कि लेट अस सपोज कुछ इस तरीके से मेरे पास, मैं पहले बना लेता हूँ उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। 1 सेकेंड गाइस। ठीक बड़ा, ठीक। तो मान लेते हैं कि ये जो आईसी है एजेंट ए का है, लेकिन एजेंट ए का जो यूटिलिटी बढ़ेगी वो इस वाले डायरेक्शन में बढ़ेगी, जितना हाइयर ऐसी कुछ ऐसा इसका आईसी जा रहा होगा। क्लियर है, तो क्या कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो इन दोनों का कहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा, ये जो है आईसी को मैं आगे करूंगा, ये आईसी को मैं पीछे करूंगा, तो दोनों के यूटिलिटी साइमल्टेनियसली बढ़ेंगे। और एक ऐसा बीच में जरूर आईसी आएगा जो आपस में इसको और इसका वाला इसको आपस में कोइंसाइड कर जाए। क्लियर है, मतलब कि लेंस शेप नहीं बनना चाहिए। याद रखो, एक लेंस शेप के करस्पॉन्ड में भी आपने फंक्शन पढ़ा था कि कब वो फंक्शन एफिशिएंट होगा ही नहीं होगा। अगर लेंस शेप बन रहा है तो मतलब आप एफिशिएंट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जब मैं दोनों के आईसी को एक साथ मर्ज कर दूंगा, मान लेते हैं मैंने बोला कि एजेंट जो है हमारे पास गिवन एक एजेंट ए, उसका एक आईसी ना मर्ज हो गया, बढ़ते बढ़ते गया एक मर्ज हो गया कुछ ऐसा। चलिए, तो मान लीजिए वो जो ब्लू कलर का था ऐसी आपके पास, उस पे वो सॉकेट चिपक गया, कुछ इस तरीके से कोइंसाइड कर गया, इसी के ऊपर मैं ब्लू कलर का बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो अब क्या हो रहा है कि एजेंट ए और एजेंट बी इन दोनों के आईसी में कोई लैंडसेप नहीं बन रहा। ठीक है, कोई लैंडसेप नहीं बन रहा, तो पॉइंट क्या सा हो सकते हैं, एक तो ये पॉइंट हो सकते हैं, एक तो एक्सट्रीम वाला पॉइंट हो सकते हैं, और एक तो ये बीच वाला भी पॉइंट हो सकता है। क्लियर है, अच्छा ये ऐसा ऐसा कई सारे आईसी बनेगा, मतलब हो सकता है आपस में कोइंसाइड यहाँ पे भी कर जाए, आपस में यहाँ पे भी कर जाए, आपस में यहाँ पे भी कर जाए, आपस में यहाँ पे भी कर जाए, कई सारे जगह पे कोइंसाइड कर सकते हैं। क्लियर है, तो कई सारे प्लेस है जहाँ पे ये आपस में कोइंसाइड कर लेंगे। तो मैंने बोला कि जब कोइंसाइड कर लेंगे तो लैंड शेप नहीं बनेगा, दोनों आईसी के बीच में लैंड शेप नहीं बनेगा। तो लैंड शेप नहीं बनेगा तो उन्हीं पर्टिकुलर जगह पे कोई ना कोई पॉइंट होगा, जो पॉइंट मेरे को एक एफिशिएंट पॉइंट मिल सकता है, अब वो मैं ढूंढना चाहता हूँ।
तो मैंने चेक किया कि क्या सब पॉइंट मिल सकते हैं। तो या तो मेरे को ये बाउंड्री पे मिलेंगे पॉइंट, या तो किंक लाइन पे मिलेंगे, या तो ये वाला प्लेन में बीच में मिलेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, लेटर सपोज मैंने ये पॉइंट लिया जो किंक लाइन पे आता है, ऐसा कोई पॉइंट लिया, मैंने बोला किंक लाइन पे कोई पॉइंट है। मान लेते हैं किंक लाइन पे पॉइंट वही पॉइंट आता होगा जो कि एक्स और वाई का सेम रेशियो में हो, मतलब एजेंट बी को एक्स बी भी मिला हो 5 और वाई बी भी मिला हो 5, तब जाके ये एक्स बी बराबर वाई बी होगा। और यही आपका किंक लाइन का इक्वेशन है। क्लियर है? किंक लाइन का इक्वेशन कैसे निकलते हो, ए एक्स बराबर बी वाई, और यहाँ पे ए एक्स एक्स बी का काम कर रहा है, बी वाई वाई बी का काम कर रहा है, बेसिकली ये इन आपस का इक्वल है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये जो किंक लाइन होगा, इस पूरे लाइन पे हर एक पॉइंट पे एक्स बी और वाई बी आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है? ध्यान सुनना। तो मैंने बोला लेटर सपोज अगर एक्स बी एजेंट बी को गुड एक्स मिल रहा है 5, गुड वाई मिल रहा है 5, तो जब जाहिर सी बात है एजेंट ए को रिमेनिंग गुड मिल रहा होगा 5, और एजेंट बी को भी रिमेनिंग गुड मिल रहा होगा 5। पूरा समझ में आ गया? चलिए, ओके, तो ये समझ में आ गया। तो कहता है कि अगर एक्स बी वाई बी से एजेंट बी का मैं यूटिलिटी निकालूं, तो क्या मैं कह सकता हूँ मिनिमम ऑफ 5,5 से जो एजेंट बी का यूटिलिटी आएगा वो 5 आएगा। और एक्स ए और वाई ए से जब मैं एजेंट ए का यूटिलिटी मैं निकालूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स ए। तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स ए, तो 2 इंटू में 5 हो जाएगा 10, कोमा वाई ए, वाई 5 है तो 10,5 में क्या आ जाएगा 10। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एट दिस पॉइंट, जहां पे एजेंट ए को मिल रहा है 5 5 और एजेंट बी को मिल रहा है 5 5, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एजेंट ए है उसका यूटिलिटी है 10 और एजेंट बी है उसका यूटिलिटी है 5। क्लियर है? चलिए, कहता है क्या इस पॉइंट को मैं ऑप्टिमल पॉइंट कह सकता हूँ, पेरिटो पॉइंट कह सकता हूँ? कहता है पेरिटो पॉइंट आप तभी कह पाते हैं इसको जबकि किसी एक को आप बेटर ऑफ करने जाते हैं ना, तो दूसरा वर्स ऑफ होता, बिना व्हाट्सअप किए किसी एक को बेटर ऑफ नहीं कर सकते। तो मैं चेक करता हूँ क्या मैं इस 5,5 से आगे पीछे जाके कि दूसरे को बिना प्रॉब्लम दिए क्या मैं किसी एक को प्रॉफिट दे सकता हूँ, वो मैं चेक करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ऐसा करो आप कि जो आपका एजेंट ए है ना उसको 5 की जगह 6 दे दो और आगे बढ़ जाओ। क्लियर है? और जो आपका एजेंट बी है, अगर एजेंट ए को 6 दोगे गुड एक्स, तो एजेंट बी को तब 4 लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो इससे क्या होगा, अगर मान लेते हैं आप आगे पीछे चलो, आगे पीछे में छोड़ के पहले इसी लाइन पे मूव करते हैं। इसी लाइन पे जब मैं मूव करूंगा, तो जब मैं इसी लाइन पे मूव करूंगा तो क्या होगा कि जब मैं इस लाइन पे मूव करूंगा तो एजेंट ए को एक्स भी दूंगा 6, वाई भी दूंगा 6, तो एजेंट बी के पास एक्स भी 4 बचेगा, वाई भी 4 बचेगा। तो एजेंट ए का जो यूटिलिटी है वो तो 12 आ जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा 10 से 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू में 6 12 होगा। लेकिन एजेंट बी का जो यूटिलिटी है वो तो मिनिमम ऑफ 4,4 में 4 हो जाएगा ना। तो एक को जब आपने बढ़ाया तो दूसरा वर्स ऑफ हुआ ना। तो मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट से जब आप आगे जाते या पीछे जाते, मतलब किसी एक की भी यूटिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते, तो क्या हो जाता, दूसरा वाला वर्स अप करता। तो मतलब 5,5 जो पॉइंट था वो क्या था, एक ऑप्टिमल पॉइंट था। सिमिलरली 6,6 वाला जो पॉइंट होता, मान लेते हैं इस लाइन पे, मान लो 4,4 6,6, इसको आप पहले बेस बना लो। बेस बनाओगे तो एजेंट बी को 4 मिलेगा, एजेंट ए को 12 मिलेगा। इसके आगे पीछे जाओ तो अगेन कोई एक बढ़ेगा कोई एक घटेगा। मतलब कि इस पूरे किंक लाइन पे कोई भी पॉइंट आप किसी एक को देते हो और उस पॉइंट को बेस बनाओगे, और उस पॉइंट से जब आगे पीछे जाओगे ना तो किसी एक को पक्का व्हाट्सअप होगा, तभी जाके दूसरे को बेटर ऑफ हो सकता है। इस पूरे किंक लाइन पे हम किसी भी पॉइंट को एक पेरिटो सेट पॉइंट कह सकते हैं। समझ में आया क्यों कह सकते हैं? क्योंकि किसी भी पॉइंट को आप अगर आप लेते हो और उसको बेस बना लेते हो, तो उसके आगे पीछे जाओगे ना तो किसी एक का बेटर ऑफ होने के लिए दूसरे को वर्सअप होना ही पड़ेगा। ये साफ साफ दिख रहा है। ये पूरा का पूरा जो किंक लाइन है ना, इस किंक लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे पॉइंट पेरिटो ऑप्टिमल पॉइंट बन सकते हैं। क्लियर? वेरी गुड। कहता है कि अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया कि कई सारे आईसी होते तो उस पर जो किंक लाइन होता तो वो पेरिटो पॉइंट बन सकता है। कहता ठीक है, तो मतलब मैंने इस वाले लाइन पे जो पॉइंट आएंगे वो सब चेक कर लिए। अब इस प्लेन के बीच वाले पॉइंट को मैं चेक करना चाहता हूँ। ये सब रफली चेक होता है स्पीडली पेपर के अंदर में। ध्यान से मान लेते हैं मैंने एक पॉइंट ये बीच में रैंडमली कोई ले लिया। मान लेते हैं ये जो रैंडमली मैंने बीच में पॉइंट लिया है ना, वो कुछ ऐसा है कि जो एक्स ए है वो मान लेते हैं 4 है, और जो एक्स बी है वो मान लेते हैं 6 है। सॉरी एक्स बी नहीं, वाई ए।
वन सेकेंड, ठीक है। मतलब कि मैंने कोई एक ऐसा पॉइंट लिया था बीच में यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स ए मैंने लिया 4 और वाई ई मान लेते हैं 6 है, कुछ ऐसा मैंने लिया कि मतलब 4,6 एक कॉम्बिनेशन है जो कि एजेंट ए को मिल रहा है। तो रिमेनिंग मिल रहा होगा किसको, एजेंट बी को। ठीक है, तो एजेंट बी को निकालेंगे। सेकेंड गाइस, चलिए। तो एजेंट बी को मिलेगा, एक्स बी मिलेगा 6 और वाई भी मिलेगा 4। इससे जब मैं एजेंट ए के यूटिलिटी फंक्शन में पुट करूंगा वैल्यू, तो एजेंट ए का जो बेसिकली यूटिलिटी आएगा मैक्सिमम, वो आएगा आपके पास 8, क्योंकि 2 × 4 8,6 में मैक्सिमम 8 है, तो 8 आएगा। और इससे जब मैं एजेंट बी का यूटिलिटी में निकालूं, तो जो मिनिमम ऑफ 6,4 होता है, तो एजेंट बी का आएगा 4। तो मान लेते हैं मैंने एक ऐसा पॉइंट लिया, कोई भी एक रैंडम पॉइंट। उस पॉइंट पे मैंने देखा कि एजेंट ए का यूटिलिटी था 8 और एजेंट बी का यूटिलिटी था 4। ठीक है, कहता क्या मैं इस पॉइंट से आगे पीछे थोड़ा सा होके किसी एक को बेटर ऑफ कर सकता हूँ विदाउट किसी दूसरे को वर्स ऑफ किए। तो मैंने बोला आप ऐसा करो, आप ना 4,6 से थोड़ा आगे पीछे चल जाओ। आप कहाँ आगे पीछे चल जाओ, तो आप ऐसा करो, आप एक्स ए को ले लो 6, वाई ए को ले लो आप लेटर सपोज 6। ठीक है, कहने मैंने मैंने क्या किया, मैंने एजेंट ए को गुड एक्स थोड़ा ज्यादा दिया। क्लियर। तो बचा हुआ जो गुड एक्स होगा एजेंट बी को मिलेगा 4, और जो बचा हुआ गुड वाई है वो एजेंट बी को मिलेगा 4। क्लियर है। अब कैलकुलेट करो यूटिलिटी। एजेंट ए का यूटिलिटी क्या आएगा, 6 × 12 में 12,6 मैक्सिमम 12 है तो 12 आ जाएगा। और एजेंट बी का क्या होगा, मिनिमम में 4,4 मिनिमम 4 ही होगा, यू भी 4 ही होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने क्या किया, उस ये वाला पॉइंट से आगे जैसे ही मैं गया हूँ, मतलब एक गुड एक्स की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी बढ़ाई, तो एजेंट ए का यूटिलिटी बढ़ गया है। और एजेंट बी का यूटिलिटी पहले भी 4 था, अब भी 4 है। तो कहने का मतलब बिना एजेंट बी को व्हाट्सअप किए मैंने एजेंट ए के यूटिलिटी को बढ़ा दिया है। तो इट मीन्स कि बीच में जो मैं पॉइंट ले रहा हूँ, वो पॉइंट को मैं ऑप्टिमल पॉइंट नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास चांस है कि मैं किसी एक को बढ़ा दूंगा दूसरे को बिना व्हाट्सअप किए। तो इसके बीच में कोई भी पॉइंट आप ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, जो बस इस लाइन पे नहीं आना चाहिए, कहीं पे भी एक ले लो, कोई भी आप। तो वहां पे आपके पास उस पॉइंट के बाद ना एक सिनेरियो आप बना सकते हो, जहां पे किसी एक को बेटर ऑफ कर सकते हो विदाउट दूसरे को वर्स ऑफ किए। समझ में आ रहा है। तो ये बीच वाला पॉइंट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो कभी भी पैरेटो सेट नहीं हो सकता। तो मैंने क्या बोला कि जो भी मेरा जहां पे लाइन सेट नहीं बन रहा है ना, उससे 3 ही पॉइंट बन सकते थे। एक तो या तो यो किंक लाइन पे पॉइंट आएगा, या तो बीच में कहीं ना कहीं पॉइंट आएगा, या तो इस बाउंड्री पे पॉइंट आएगा। क्या आएगा, इस बाउंड्री पे पॉइंट आएगा। आप बाउंड्री वाले पॉइंट को चेक कर लेते हैं, देखते हैं। मैंने तो मान लेते हैं बाउंड्री पे जो पॉइंट आएगा, मान लेते हैं एक बार के लिए मैं इस वाले पॉइंट को कंसीडर करता हूं। इस वाले पॉइंट पे कंसीडर मैं करूंगा, तो एजेंट ए को एक्स ए मिलेगा 0 और वाई की कुछ ना कुछ क्वांटिटी मिलेगी। तो वही मैं लिख रहा हूं, मैंने बोला यहाँ पे एजेंट ए को मिलेगा x0, वाई मिलेगा मान लेते हैं 6। ठीक है। एजेंट बी को, अगर एजेंट ए को x0 मिल रहा है, तो पूरा का पूरा x जो है वो एजेंट बी को मिल रहा होगा, दैट इज 10। और एजेंट ए को y6 मिल रहा है, तो एजेंट बी को मिल रहा होगा 4। ठीक है, कहता है मैं यहाँ से यूटिलिटी अगर एजेंट बी का निकालता हूँ तो वो आएगा 4, एजेंट ए का निकालता हूँ तो वो आएगा मेरे पास 0। क्लियर है। कहता है कि जब मैंने इस बाउंड्री पे, मतलब बॉक्स के बाउंड्री पे एक पॉइंट लिया, तो उस पॉइंट से एजेंट, सॉरी नॉट 0, यहाँ पे मैंने गलत, यहाँ पे एजेंट ए का 6 आएगा ना, क्योंकि 0 और 6 में मैक्सिमम 6 है। ओके, तो 6 आएगा क्योंकि एजेंट ए का मैक्सिमम फंक्शन है। ओके, सो कहता है कि एजेंट ए का 6 आया और 4 आया। कहता है इस पॉइंट से क्या मैं अगर आगे पीछे कहीं पे भी मूव करता हूँ, कुछ भी अगर इधर उधर करता हूँ, तो क्या मैं किसी एक को बेटर कर सकता हूँ बिना किसी दूसरे को वर्स ऑफ किए। ये मैं निकालना चाहता हूँ, थोड़ा सा भी अगर आगे पीछे करते हैं। तो मैंने बोला इस पॉइंट से थोड़ा ऊपर आप चले जाओ। ऊपर जाओगे तो क्या होगा, मतलब ये वाला पॉइंट था, इस पॉइंट से थोड़ा ऊपर चले जाओ, बाउंड्री पे, बाउंड्री पे ऊपर अगर जाओगे तो क्या होगा, वाई की वैल्यू बढ़ जाएगी। मान लेते बढ़ के वो 6 से हो गई 7, और एक्स आज भी 0 ही है। क्लियर है। तो जो एजेंट बी है उसका एक्स फिर अगेन आज भी 10 रहेगा, बट वाई उसका 4 से 3 हो जाएगा। तो एजेंट बी का आज यूटिलिटी हो जाएगा 3, और एजेंट ए का 0 और 7 में मैक्सिमम है 7। एजेंट ए का यूटिलिटी तो बढ़ा, बट एजेंट बी का कम हो गया। तो कहने का मतलब आप पॉइंट से अगर ऊपर जाते हो तो किसी एक को बेटर तो करोगे, बस दूसरे को वर्स ऑफ कर लोगे। सिमिलरली आप इस पॉइंट से नीचे आना, तब जब नीचे आप इस पॉइंट से आओगे ना, तो देखना कि एजेंट बी का बढ़ जाएगा यूटिलिटी और एजेंट ए का फिर कम हो जाएगा। सिमिलरली इस पॉइंट से कहीं बीच में कहीं ना कहीं आ जाना,
तब भी प्रॉब्लम होगी, मतलब किसी एक को बेटर करोगे दूसरा वर्कअप होगा ही होगा। तो कहने का मतलब इस वाले पे भी कोई भी पॉइंट आप लोगे तो वो पॉइंट भी पेरिटो सेट हो सकता है, क्योंकि वहां पे भी किसी एक को बेटर करोगे तो दूसरा क्या होगा, वर्कअप होगा। सिमिलरली जब आप यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे लोगे ना तो सेम सिनेरियो आएगा, इस वाले पे लोगे सेम। आपको क्या करना, रैंडमली क्या करना, एक पॉइंट यहाँ लेना, इस वाले ऊपर वाले पे लेना। ऊपर वाले पे कोई भी पॉइंट लोगे तो मतलब एजेंट बी को कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, वाई मिलेगा 0। ऊपर वाला पॉइंट जब हम लेते हैं, ये वाला मान लेते पॉइंट मैं लेता हूँ, तो एजेंट बी को एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, मान लेते हैं 6 मिल रहा है, और वाई मिल रहा होगा इसको 0। और एजेंट ए को रिमेनिंग सामान मिल रहा होगा, एक्स मिल रहा होगा 4, वाई मिल रहा होगा 10। तो 4 10 मैक्सिमम कौन होगा, 4 2 8, और 10 में मैक्सिमम होगा 10। तो एजेंट ए का जो यूटिलिटी है मैक्सिमम 8 आ रहा है, और इसका मिनिमम 0 आ रहा होगा। आप थोड़ा सा आगे पीछे जाओगे ना, आगे पीछे कहने का मतलब, अगर लेटर सपोज आप ऐसा करो, आप जैसे मान लेते पीछे आ जाओ, कुछ पीछे आगे भी जाओगे तो काम बनेगा, मान लेते पीछे आ जाओ, हर बार आगे जाते हैं और पीछे आते हैं चेक करने के लिए। पीछे जब आते हैं मान लेते इसी बाउंड्री पे ही रहते हैं और पीछे आते हैं, तो जब बाउंड्री पे ही रह के आप पीछे आओगे, तो पीछे आओगे तो क्या हो रहा है कि ये जो एक पॉइंट है, अच्छा मैं अगर एजेंट बी को बेटर करना चाहता हूँ तो बेटर करने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ मिनिमम पे है, क्योंकि मैं इस बाउंड्री पे अगर मूव करता हूँ तो एजेंट बी तो मेरा कुछ चेंज नहीं आना, क्योंकि एजेंट का तो मिनिमम फंक्शन है। तो इस बाउंड्री पे हर जगह पे एजेंट बी तो 0 ही रहेगा, तो चेंज नहीं हो सकता। तो मैं बाउंड्री पे ना जाकर थोड़ा सा आगे पीछे करता हूँ, मैं आगे पीछे कुछ इस तरीके से करता हूँ कि मैंने क्या किया है कि एजेंट जो है ये, इसको मैंने दे दिया 1, एजेंट बी को दे दिया 1, तो एजेंट ए को वाई मिलेगा 9। तो हम साफ साफ देख रहे हैं एजेंट बी का जो पॉइंट है, यूटिलिटी है, वो हो जाएगा 1, 6 और 1 में मिनिमम 1। और एजेंट बी का 8 और 9 में मैक्सिमम होगा, सॉरी पहले कितना था इसको, 10 था ना, पहले 10 था इसका, नोट 8 10 था। तो 8 और 10 में पहले 10 था, अब 8 और 9 में अब मैक्सिमम होगा इसका 9। तो देखो एजेंट ए का कम हो चुका है और एजेंट बी का बढ़ गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हो, इस वाले पॉइंट को भी पेरिटो ऑप्टिमल सेट कह सकते हो, क्योंकि यहां से भी जब आप मूव करोगे तो आप किसी एक को बेटर ऑफ करोगे तो दूसरा वर्सअप होगा ही होगा। सिमिलरली इस बाउंड्री भी, ये बाउंड्री भी पेरिटो सेट पे एग्जिस्ट करेगा, ये वाला बाउंड्री भी एग्जिस्ट करेगा। तो देखा जाए तो ये चारों के चारों बाउंड्री और ये किंग लाइन, इन पे जो भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे पेरिटो सेट होंगे अकॉर्डिंग टू दिस गिवन यूटिलिटी फंक्शन। और ये बीच में जो भी पॉइंट होगा वो पेरिटो सेट नहीं होगा। इसी चीज को आपको बस एक्सप्लेन करना था। अच्छा मैंने समझाने में तो टाइम लगा लिया ना, बट इतना टाइम आपको पेपर में नहीं लगना चाहिए, उतना टाइम पेपर में लगेगा भी नहीं, क्योंकि आपको पहले से पता है कि कैसे आपको इसको जज करना है क्वेश्चन को। आप रफली बनाओगे और जज करोगे और उसको आगे बढ़ोगे। 1 सेकेंड गाइस, आई थिंक 1 सेकेंड। एक मिनट लीजिएगा आप लोग। ओके सो आई थिंक अगेन आपको अब स्क्रीन विजिबल होगा। वो मेरे से वन नॉट मिनिमाइज हो गया था, but ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको लिखा मैंने कैसे, वो मैं आपको समझा। तो ठीक है। तो सबसे पहले तो पेटिव पॉइंट क्या होता है, यहाँ से आंसर स्टार्ट है इसका, फोर एजेंट बी करके आप लोगों को पीडीएफ सॉल्यूशन, ये जो पीडीएफ है पीडीएफ मिल जाएंगे। मैं जो बेसिकली यूट्यूब पे अगर आपकी क्लासेस देख रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा। और जो बच्चे बेसिकली मेरे से क्लास लिए हुए हैं उनको मैं पेड वाले ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, एज वेल एज मैं एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ध्यान से देखते क्या बोला गया। कहता है जो डायगोनल लाइन है, किंक लाइन एक्स बी बराबर वाई बी वाला, कहता है एजेंट बी इज एट अ किंग पॉइंट, एनी मूव
to increase agent A utility will reduce the utility of agent B because the minimum of XB will drop। साफ साफ है, क्योंकि किसी को अगर बढ़ाओगे तो जैसे ही आप ए को बढ़ाने के लिए इससे कुछ सामान लोगे तो इसका मिनिमम ड्रॉप हो जाएगा, मिनिमम ड्रॉप हो जाएगा तो कहने का मतलब बी का यूटिलिटी फॉल कर जाएगा। दस द एंटायर डायगोनल इज पैरेटो एफिशिएंट। सिमिलरली कहता है कि जो बाउंड्री लाइन है आपके एजवर्थ बॉक्स का, कहता है ऑन द एज ऑफ द बॉक्स, मतलब बॉक्स का जो बाउंड्री लाइन है एज, जैसे कि जहां पे आपके पास XA0 है, XA0 और XA10, ओके। सो XA0 XA10 YA0 YA10, इसका क्या मतलब है ध्यान से देखो। XA0 और Y की कुछ ना कुछ वैल्यू 10 तक मैक्सिमम, ये एक लाइन हो गया। XA10 इस टाइम पे Y पूरा का पूरा जीरो, क्लियर है। और YA0, अगर आप Y को जीरो करोगे तो X10, और अगर Y को आप 10 करोगे तो उस टाइम पे X0। यहाँ पे आप चाहो तो B के कॉरस्पॉन्ड में भी लिख सकते हो। ओके सो ठीक है। ओके, तो इसको XA0 XA10 YA0 YA10, ठीक है, बेसिकली इस वाले एजवर्थ बॉक्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, एक बार ना आप अपने बैकएंड से चेक कर लेना, मतलब कि क्या इस वाले पे हमारे पास कोई ऑप्शन, इन दोनों लाइन पे कोई ऑप्शन मिल रहा है आगे पीछे होने का। एक बार अलग अलग पॉइंट लेकर चेक करना क्या कोई कॉन्ट्रडिक्शन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। और अगर निकल रहा होगा तो प्लीज आप मेरे को टेक्स्ट कीजिएगा। सो मेनली जो बॉक्स मेरे पास बना हुआ है वो देखिएगा, कहता है एटलीस्ट वन गुड इज इंटायरली कंज्यूम्ड बाय वन एजेंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक गुड इंटायरली किसी एक को पूरा का पूरा एक दूसरा एजेंट कंज्यूम करेगा। क्यों, कैसे करेगा मैं बताता हूँ। अगर आप बॉक्स किसी भी पॉइंट पे होते हो, किसी भी पॉइंट पे होते हो, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे एजेंट ए एक्स को जीरो ले रहा होगा तो एजेंट बी जो है इंटायर एक्स यूज कर रहा होगा। सिमिलरली जब यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हो तो एजेंट ए वाई जीरो ले रहा होगा तो इस टाइम पे एंटायरली वाई एजेंट बी यूज कर रहा होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पॉइंट लेते हो तो इस पॉइंट पे एजेंट बी एक्स को जीरो ले रहा होगा, एंटायरली एक्स एजेंट ए यूज कर रहा होगा। तो यही चीज बताना चाहता है यहाँ पे, ठीक है। So at least one good is entirely consumed by one agent. Any reallocation to help the other agent will necessarily reduce the first agent consumption of that scarce good. तो इस तरीके से ये भी आपका बाउंड्रीज भी क्या हो जाएगा आपका एक तरीके से किंग, मतलब पेरिटो एफिशिएंट बनेगा। सो दस द पेरिटो सेट कंसिस्ट ऑफ द एंटायर बाउंड्री पॉइंट ऑफ द एजवर्थ बॉक्स एंड द मेन डायगोनल वेयर एक्स बी बराबर वाई बी। ये बेसिकली आपका मतलब कि जो एजवर्थ बॉक्स का बाउंड्री है साथ साथ में जो किंक लाइन था एक्स बी बराबर वाई बी, ये पूरे के पूरे जो सेट होंगे वही आपका पेरिटो सेट होगा। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में था, करना था बस आपको इतना ही खोज कर लिखना था। ये सारा का सारा जो टाइम लगा वो समझाने में आपको टाइम लगा कि कैसे मैंने इस चीज पे जज किया है, ठीक है। चलिए, और आपके पास कोई बेटर तरीका हो तो प्लीज मेरे साथ आप शेयर कीजिए। ओके सो ये हो चुका है। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी 18 मार्क्स में जो था, तो 12 मार्क्स तो यूनिट नंबर 1 के लिए था और 6 मार्क्स यूनिट नंबर 2 के लिए था। तो 6 मार्क्स का हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का अगेन साफ साफ दिख रहा है, ये एक्सचेंज से गिवन दे रखा है आपको, मतलब यूनिट नंबर 2 के करस्पॉन्ड में है और 9 मार्क्स में पूछा गया है। तो एक तरीके से 6 और 9 टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 से भी आ चुका है। देखते हैं क्या कहता है। इस वाले क्वेश्चन में बोला गया आपको फॉर द फॉलोइंग 2 into 2 प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी, प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी है। देर आर टू इकोनॉमिक एजेंट ए एंड बी जिसकी यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, एंडोमेंट गिवन है। यूटिलिटी फंक्शन एक का दे रखा है आपको कॉफ डॉगलस वाला, जिसमें कि पावर दे रखा है, एक का भी कॉफ डॉगलस है बट इसको वेल बिहेव कह सकते हो, पावर 1 है, ठीक है। एंडोमेंट दे रखा है दोनों का, एक एजेंट ए का गुड एक्स है 100, गुड वाई है 36, एजेंट बी का है 0 और गुड वाई है 64। सबसे पहले बोला फाइंड द कंपिटिटिव जनरल प्राइस रेशियो। सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब फंक्शन का, मतलब एजेंट का जो यूटिलिटी फंक्शन है वो भी सिंपल दे रखा है कॉफ डॉगलस, और मतलब एक तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स वाला। और आल्सो डिटरमाइन वेदर दिस एलोकेशन इज फेयर और नॉट। तो पहले तो आपको एक्सचेंज से ये बताना होगा कि ये जो गिवन बेसिकली क्वेश्चन है इसका कंपेटिटिव प्राइस रेशियो क्या होगा और इसमें क्या एलोकेशन हम देंगे, मतलब वहां पर सॉल्व करो। इसके बाद जो आपने वेलफेयर वाले टॉपिक में पढ़ा था, फेयर एलोकेशन में कंसेप्ट, उसको यूज करके बताना होगा कि क्या जो आप एलोकेशन कर रहे हो वो फेयर है या नहीं है। कोई भी एलोकेशन फेयर कब होता है, जब अपना सामान, जो एजेंट अपना प्रेफरेंस वाला सामान ले रहा है उसी पे उसकी यूटिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब वो किसी से एनबी नहीं होना चाहिए, क्लियर है। चलिए, तो ये यूटिलिटी फंक्शन है दोनों एजेंट का, दोनों का एंडोमेंट है, साफ साफ दिख रहा है।
100 प्लस में 0, गुड एक्स टोटल 100 है, 36 प्लस में 64, गुड वाई भी टोटल 100 है इकोनॉमी में। आप चाहो तो एक एडवर्ट बॉक्स बना सकते थे स्क्वायर वाला। क्लियर है? अगर आपको यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाना तो चलेगा, बना दोगे तो भी चलेगा, आपकी मर्जी है। इसके बाद बोला फॉर फाइंड द कॉम्पिटिटिव प्राइस रेशियो, मतलब कॉम्पिटिटिव प्राइस रेशियो को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी एक गुड के प्राइस को न्यूमरायर लेते हैं। तो मैंने बोला गुड वाई बी दी न्यूमरायर, मतलब गुड वाई के प्राइस को मैंने 1 ले लिया। जिस गुड के प्राइस को मैंने न्यूमरायर लिया है उसके अपोजिट वाले गुड के मार्केट में जाके उसको इक्विलिब्रियम पे लेके आएंगे। तो इक्विलिब्रियम या मार्केट क्लियरिंग कंडीशन इन गुड एक्स का मार्केट। तो गुड एक्स का मार्केट कैसे क्लियर होगा, जब गुड एक्स का डिमांड और गुड एक्स का सप्लाई आपस में इक्वल हो। टोटल इकोनॉमी में सप्लाई 100 था। अब देखते हैं एजेंट ए के द्वारा कितना डिमांड किया जाएगा, एजेंट बी के द्वारा कितना डिमांड किया जाएगा। तो एजेंट ए, सिंस ये कॉफ डॉगलस वाला फंक्शन था, याद करो डिमांड फंक्शन क्या होता है कॉफ डॉगलस वाले में, अगर हमारे पास यूटी फंक्शन कुछ ऐसा दे रखा हो एक्स के पावर अल्फा वाई पे पावर बीटा, तो डिमांड फंक्शन क्या होता है एक्स का, अल्फा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एम अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स। सेमेस्टर 3 याद करो। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरे पास अल्फा और बीटा, अल्फा का काम कर रहा है 1, बीटा का काम कर रहा है 2, तो 1 अपॉन में 1 प्लस 2। तो 1 अपॉन में 1 प्लस 2 क्या होगा, 1/3 एम ऑफ ए, मतलब जो मनी इनकम होगी एजेंट ए का वो जो कि एंडोमेंट से आएगा, और गुड एक्स का प्राइस। तो एक जो एंडोमेंट है एजेंट ए का वो है 100 ऑफ एक्स और 36 ऑफ वाई। तो मैंने वही लिखा है 100 ऑफ पी एक्स इंटू में 36 ऑफ पी वाई, ये मनी इनकम दे देगा एजेंट ए का, डिवाइडेड बाय 3 px। इससे बेसिकली एजेंट ए का गुड एक्स के लिए कितना डिमांड होगा वो आ जाएगा। सिमिलरली एजेंट बी का मनी इनकम निकाले और वो कितना डिमांड करेगा वो आ जाएगा। ठीक है, एम अपॉन में 2 px नॉर्मली वेल बिहेव का जो फंक्शन होता है। और ये इक्वल टू 100, मतलब टोटल सप्लाई गुड एक्स का 100 है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास पी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 132 अपॉन में 200। तो पी एक्स अपॉन में पी वाई, पी एक्स आया, ये पी वाई की वैल्यू 1 है, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास पी एक्स अपॉन में पी वाई जो प्राइस रेशियो है वो 33 अपॉन में 50 आ जाएगा। दिस इज द कंपेटिटिव जनरल प्राइस रेशियो। क्लियर? अब जैसे प्राइस रेशियो आ गया, अब इस प्राइस रेशियो को उसके डिमांड फंक्शन में पुट कर दो, जो आपने एक्स ए स्टार एंड वाई स्टार निकाला था। एक्स ए स्टार ये निकाला था ना एजेंट ए का, देखो ये है डिमांड, मतलब डायरेक्टली डिमांड फंक्शन आप यूज करके आप क्या करो, सॉल्व करो। तो आपके पास एक्स ए वाई, मतलब एजेंट ए गुड एक्स कितना लेगा वो निकल गया, एजेंट ए गुड वाई कितना लेगा वो निकल गया। अब जाके वालरस लॉ यूज कर लो। वालरस लॉ क्या कहता था कि अगर किसी एक का इक्विलिब्रियम आ गया है, मतलब अगर मार्केट में दो एजेंट है तो एक का आ गया तो दूसरा का तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मार्केट में एन एजेंट है तो n-1 का अगर आपने निकाल लिया तो लास्ट वाले का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे, मतलब टोटल में से माइनस कर दो। तो मैंने बोला टोटल गुड एक्स था 100, जिसमें एजेंट ए इतना लेगा तो बचा हुआ एजेंट बी लेगा। सिमिलरली टोटल गुड एक्स वाई था 100, एजेंट ए ने इतना लिया तो बचा हुआ एजेंट बी लेगा। तो एजेंट बी का भी मेरे पास क्या आ गया, ऑप्टिमल पॉइंट आ गया। तो एजेंट ए का ऑप्टिमल पॉइंट ये है, एजेंट बी का ऑप्टिमल पॉइंट ये है। तो कहने का मतलब आपने कंपेटिटिव प्राइस रेशियो और एलोकेशन भी निकाल लिया। कहता है क्या ये एलोकेशन एनबी है, मतलब सॉरी फेयर है या नहीं है। कहता है कोई भी एलोकेशन को फेयर होने के लिए वो एक तो पैरेटो ऑप्टिमल होना चाहिए, जो कि ये दिख रहा है, साथ साथ में एनबी, मतलब दिख क्या रहा है, मतलब इसको सॉल्व भी तो किए हैं, सॉल्व मतलब पैरेटो ऑप्टिमल के लिए साथ साथ में वो एनबी फ्री होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एनबी फ्री को चेक कर रहे हैं। एनबी फ्री कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एजेंट ए का यूटिलिटी निकाला है इसी के ऑप्टिमल बंडल से, तो वो ये आया। एजेंट ए का यूटिलिटी बना निकाला एजेंट बी के ऑप्टिमल वाले बंडल से, तो मेरे पास ये आया। तो साफ साफ दिख रहा है कि एजेंट ए का यूटिलिटी उसके खुद के वाले बंडल पे ज्यादा है इन कंपेयर टू बी से। तो एजेंट ए अपना सामान से खुश रहेगा, तो एजेंट ए एनबी नहीं है बी का। क्लियर है? वो खुश है। सिमिलरली एजेंट बी की बात करें तो एजेंट बी का पहले यूटिलिटी निकाला है उसके ऑप्टिमल बंडल पे, तो वो आया है। फिर एजेंट बी का यूटिलिटी निकाला है एजेंट ए के ऑप्टिमल वाले बंडल से, तो ये मेरे पास ये आया है। और मैं क्या देख पा रहा हूँ कि एजेंट बी का जो यूटिलिटी है वो ए के बंडल पे ज्यादा है। तो कहने का मतलब एजेंट ए अपने बंडल से ज्यादा खुश नहीं रहेगा, तो वो ए से एनबी रहेगा। तो सिंस कोई भी एक एजेंट अगर किसी से एनबी हो गया तो मींस ये फेयर एलोकेशन नहीं है। टाइटो ऑप्टिमल तो है बट फेयर एलोकेशन नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, जो कि 9 मार्क्स में आया था, बड़ा ही सिंपल था। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, और सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने डायरेक्टली बुक से आपको रेफरेंस दे दिया, मैंने यहाँ पे ज्यादा लिखा नहीं है, बट मैं आपको समझाता हूँ क्या बोला गया। कहता द सम ऑफ द प्राइस वेटेज एक्सेस डिमांड सम्ड ओवर ऑल द मार्केट, जितने भी मार्केट में लोग हैं उन सबका जो एक्सेस डिमांड होगा, मतलब एक्सेस डिमांड मतलब कि जो नेट डिमांड आप निकालते हो, मतलब मैं कंज्यूमर हूँ तो मैं किसी गुड के लिए कितना डिमांड करूंगा और मेरे पास उस गुड का जितना एंडोमेंट है, इन दोनों के डिफरेंस को ही हम लोग बोलते थे एक्सेस डिमांड, अगर आपने हॉलर वेरिएंट में पढ़ा है तो कहता है इन जब सारे एजेंट को मैं देखूंगा ना, इनका जब सम करूंगा तो वो हमेशा इक्वल टू जीरो आएगा।
ये कौन बोलता था? यही तो वालरस लॉ बोलता था। इसमें आपको वालरस लॉ ही एक्सप्लेन करना है साफ साफ। मतलब आपका प्रूफ क्या है? P1 Z1, P1 मतलब गुड वन का प्राइस, और Z1 मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लेते एक एजेंट है तो उस एजेंट का एक्सेस डिमांड। सिमिलरली P2 और एजेंट 2 का एक्सेस डिमांड, इन सबको जब सम अप करोगे तो वो आपस में क्या होंगे? इक्वल टू जीरो होंगे। इसी चीज को थोड़ा लिखा गया है। आप चाहो तो ये मेरे से मांग लेना, ये फोटो डाल दूंगा, अदरवाइज जिसको आप चेक भी कर सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो डेट आपको कुछ चीज समझा सकूं। और नहीं तो आप कहोगे कि सर डायरेक्टली चिप दियो, समझा दो यहाँ पे लिखा क्या है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। मान लेते हैं दो एजेंट है, टू एजेंट, ठीक है, जिसमें कि मैं बजट कंस्ट्रेंट ले रहा हूँ एजेंट ए का। क्लियर है? तो एजेंट ए का बजट कंस्ट्रेंट क्या होगा कि वो गुड एक्स कितना लेगा, गुड एक्स का प्राइस, गुड, मान सॉरी गुड एक्स नहीं, गुड वन, गुड वन कितना लेगा, गुड वन का प्राइस, एजेंट ए की मैं बात कर रहा हूँ, गुड टू कितना लेगा, गुड टू का प्राइस। ये सब क्या होना चाहिए? उसके एंडोमेंट के बराबर या उससे कम होना चाहिए। तो एजेंट ए के पास जितना गुड वन है, एजेंट ए के पास जितना गुड टू है, और गुड वन गुड टू का जो प्राइस है, इन दोनों को करेंगे तो एजेंट ए का मनी इनकम आ जाएगा। और इस मनी इनकम से ही इसका जो रेवेन्यू है, मतलब गुड का जो डिमांड होगा, वो या तो बराबर उससे कम होना चाहिए। तो दिस इज द बजट कंस्ट्रेंट ऑफ एजेंट ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आगे देखिए, मैंने क्या किया है, मतलब मैंने क्या, आपके बुक ने क्या किया है आपको। अब जैसे ये P1 X1 है और P1 W1 है, तो P1 W1 को इस तरफ लिया है, सिमिलरली P2 W2 को भी इस तरफ लिया है। तो P1 X1 XA1 बेसिकली, और P1 W A1, इसमें से P1 जब कॉमन ले लेंगे तो एजेंट ए का गुड वन का जो डिमांड है, और गुड वन का पहले से जो उसके पास एंडोमेंट था, तो उस चीज का डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। सिमिलरली एजेंट ए के लिए गुड टू का डिमांड और गुड टू का एंडोमेंट, उसका आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। तो अब मैं कितना डिमांड चाहता हूँ, मैं कितना गुड वन चाहता हूँ, और मेरे पास पहले से कितना गुड वन एज एंडोमेंट के फॉर्म में है, इन्हीं दोनों के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं एक्सेस डिमांड, और यू कैन से नेट डिमांड। उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है ई से। तो ई दिस, ये दिस। तो अगर अगर मान लेते इसको जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये सब इक्वल टू जीरो होगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म भी इक्वल टू जीरो आएगा। तो एजेंट ए का ये टर्म एक्सेस डिमांड जो था वो जीरो आया। सिमिलरली एजेंट जब टू को लेके आते, मतलब एजेंट बी को लेके आते, तो उसका भी यही सेम होता, सेम सिनेरियो होता। यहाँ पे P1, यहाँ पे एक जगह पे बी लिखते, यहाँ पे भी एक जगह पे बी लिखते। क्लियर है? तो कहता है कि जब एजेंट बी का भी सेम होता, मतलब देखो यहाँ पे लिखा गया एजेंट बी का भी सेम होता, अब एजेंट ए और एजेंट बी का भी सेम होता, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड, मतलब मैं, इस इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, अब इन दोनों को जब मैं सम अप करूंगा तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं सम अप करता हूँ तो राइट हैंड साइड भी सम अप करूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड का सम अप और राइट हैंड साइड का सम अप आपस में इक्वल होंगे ना। वही चीज इक्वल दिखाया गया, यही आपका प्रूफ है। क्लियर है? इसी का थोड़ा क्या किया, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन आपको यहाँ पे दे रखा है। दैट्स इट। ये थोड़ा सा आप यहाँ पे मतलब काट काट के थोड़ा आप लिख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे क्या होगा कि आपको एक कंसेप्ट भी समझ में आ गया वाल्मस लॉ का, और ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन वो भी आ गया। इसमें से थोड़ा सा आप इसको नोट करके निकालना, मतलब मेनली आपको ये तो करना ही है। ये इसका इकोनॉमिक एप्लीकेशन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कैसे काम कर रहा है वो दे रखा है, इसमें से भी कुछ पॉइंट्स आप निकाल लेना। आपके मतलब चैप्टर नंबर 31 में जो वालरस लॉ है, ये मेनली वालरस से डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर इतना अगर आपको समझ में आया गया हो, तो मैं ऐसा करता हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टुडेज क्लास। मैं आज की क्लास में इन्हीं तीन क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। मतलब 54 मार्क्स से क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है, टोटल 6 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है, जिसमें कि 30 मार्क्स का क्वेश्चन था यूनिट नंबर 1 से, और 24 मार्क्स का क्वेश्चन था यूनिट नंबर 2 से। अब इसके आगे जो है बेसिकली जो रिमेनिंग और 4 क्वेश्चंस बचे, ये मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। यहाँ तक में कोई भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज आप मेरे से डाउट पूछना। और अगर आप इस चीज को यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोस को लाइक जरूर करना, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, सो दैट कि उसको भी हेल्प मिल सके। और किसी तरीके का कोई भी डाउट आता है या कोई एरर आता है कोई मेरे क्वेश्चंस के अंदर में, या मेरे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक आपको पता चलता है, तो आप प्लीज मेरे को मेरे नंबर पे, मतलब 6203360410, इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन।